Hi everyone, welcome to my YouTube channel Social Studies with सेतु. Yes, you're exactly right. और बताइए कैसे हैं आप सब? Hope you all doing fine और बहुत अच्छे से अपने अपने घरों में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया होगा. बट कोई बात नहीं, बाहर हम नहीं जा सकते, निराश होने की कोई भी बात नहीं है. अगले साल हम बहुत अच्छे से मनाएंगे और चीज़ें बेहतर हो अगले साल, आशा करती हूँ. And I'm very sorry for being a little late as I was not feeling well since past few days, but now I'm all okay, all set और आप सबके सामने हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. बट आज की क्लास के पहले एक क्वेश्चन है आप सबके लिए. मुझे बताइए आप, ऑन विच डेट महात्मा गांधी स्टार्टेड अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द अनजस्ट रॉलेट एक्ट पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? कौन सी तारीख थी वो और किस साल में? ठीक है ना. बाद में फिर गांधी जी ने उस सत्याग्रह को डिसबैंड भी कर दिया था आगे चल के. जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ था और उसके चलते बहुत चीज़ें हो गई, तो वो हम बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल के लिए टेल मी द डेट विद ईयर. ओके, चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास. तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? 1899 पे, सेकेंड एंग्लो बॉयर वॉर पे, जैसे कि आपको याद होगा. टू बी कंटिन्यूड, ठीक है ना. तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने ख़त्म किया था 1899 पे. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ 1899 पे. एक मिनट. 1899 पे हमने ख़त्म किया था सेकेंड एंग्लो बॉयर वॉर. ठीक है ना. अब हाँ, गांधी जी ने इस वॉर में ब्रिटिशर्स की मदद करनी चाहिए थी. इस आशा के साथ उन्होंने अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए कि अंग्रेज अब हमारे हालात को सुधारेंगे, हमारे हालात कुछ डिस्क्रिमिनेशन हमारे कम होंगे, हमारे अगेंस्ट हमारी जो हालत है थोड़ी सुधर जाएगी. बट नहीं, हालत तो और भी बद से बदतर होने वाली थी आगे जाके. ब्लैक एक्ट, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट उसी को बोलते हैं. फिर ट्रांसवैल में जाके इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया. हमको ट्रांसवैल में घुसने के लिए भी हमें रजिस्टर करवाना पड़ता था. हमें बाद में जाके फिर अलाउड भी नहीं था कि बाहर से लोग आके ट्रांसवैल में एंट्री भी करें. उसके लिए भी बहुत सारे लॉज ब्रिटिशर्स ने पास कर दिए थे हमारे अगेंस्ट. कैसे कैसे हुआ वो चीज़ मैं सब आपको वन बाय वन करके परत दर परत खोलती जाऊंगी. अब शुरू करते हैं चीज़ों को. ठीक है, चलिए. अब 1899 तक की कहानी हो गई. अब शुरू करते हैं 1901 से. ठीक है ना. उसके बाद गांधी जी का इंडिया आना होता है. ठीक है, 1901 में. अब ये 1901 में किस लिए गांधी जी आते हैं? ये एनुअल मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हर साल नहीं मतलब एंड ऑफ द ईयर जिस साल में भी होता था तो वो फिर कैरी होता था वहां पे. ठीक है ना. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में गांधी जी आते हैं. उसके बाद यहाँ पे फिर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलते हैं. और यही यही वो सेशन होता है जहाँ गांधी जी पूरे एक महीने भारत में रुकते हैं. ठीक है ना. और पूरे एक महीने गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ समय बिताते हैं. उनकी मेंटोर को जानते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. गोपाल कृष्ण जी उनको कैसे आगे चीज़ों को साउथ अफ्रीका में लेके आगे बढ़ना है, कैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ चीज़ों को आगे लेके एज अ नॉन वायलेंट सत्याग्रह वहाँ पे कैरी करना है, सब समझते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से. लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा इन सब चीज़ को कैरी करने का, कैसे चीज़ों को वहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे, लीगली भी चीज़ों को थोड़ा सा कैसे आगे लेके चलना है, ये सब यहाँ पे डिस्कशन होता है. गोपाल कृष्ण गोखले उनको मेंटोर करते हैं. और गांधी जी यहाँ पे एक महीना बिताने के बाद भारत में गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ फिर वो साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं. और फिर वहाँ पे अपने लेवल से चीज़ों को जैसे कर रहे थे वहाँ पे करना शुरू कर देते हैं. ठीक है ना. अब चलिए 1901 के बाद हम आते हैं 1904 पे. ओके, ऑल राइट. अब 1904 में क्या था ना, फिनिक्स फार्म. ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये आपके हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये वो जगह है जहाँ पे
सत्याग्रह जो टर्म है उसका वो जन्म लेता है, एक तरह से आप कह लीजिए, मतलब जनक जो जगह था सत्याग्रह, वहां पे जहाँ पे अपने आप को कहते हैं ना एक रूप लेके आना, यहीं पे वो जगह है जिसको कंसीडर भी किया जाता है एज द बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह, ठीक है ना। दिस फार्म इज कंसीडर्ड एज द बर्थ प्लेस फॉर सत्याग्रह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फार्म डर्बन में था, ठीक है ना, डर्बन साउथ अफ्रीका में, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, और ये डर्बन में था, ठीक है, डर्बन, ठीक है। अब 1904 की कहानी हो गई। अब फिनिक्स फार्म के बाद मैं आपको थोड़ा बैकड्रॉप में लेके जाऊंगी, 1860 के करीब इसलिए भी लेके जाऊंगी क्योंकि आपको ट्रांस वाली जो स्टोरी है ना वहीं से लिंक होगी, समझिए आप चीज़ों कैसे लिंक होगी मैं आपको बताती हूँ। बाई बाई द 80-60s, ठीक है ना, बहुत सारे इंडियन वर्कर्स ना माइग्रेट हो चुके थे साउथ अफ्रीका को, ठीक है, बहुत मतलब एज अ बॉन्डेड लेबरर्स काम करने के लिए। बॉन्डेड लेबरर्स जो आप बंधुआ मजदूर भी जिसको कह लीजिए, जो मतलब इट्स अ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी कह लीजिए, जिसके अंडर वर्कर्स एज अ सिक्योरिटी काम करते हैं अगेंस्ट एनी लोन टेकन बाई देम, जो भी वो लोन लिए रहते हैं, कोई भी कर्ज लिए रहते हैं, उसके उसमें दब के वो उनको फिर उसके अंतर्गत उनको फिर काम करना होता है, चूंकि कर्ज लिया होता है उन्होंने। तो एक टाइप ऑफ स्लेवरी ही होती है बॉन्डेड लेबर में काम करना। तो इसी रूप में इंडियन इंडियन वर्कर्स जो भी आते थे ब्रिटिशर्स यहाँ पे उनको काम करवाते थे, रेलवेज हो गया, कोल माइंस हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ों में वो आके यहाँ पे काम करते थे। तो बाई द 80-60s बहुत लोग आ चुके थे, ठीक है, ऑल राइट, बहुत लोग आ चुके थे इंडिया से माइग्रेट होके यहाँ साउथ अफ्रीका में। अब कहानी ये थी कि साउथ अफ्रीका में आने के बाद बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं वहां से भी ट्रांसवैल को, ठीक है, ट्रांसवैल को माइग्रेट कर जाते हैं और अब वहां पे उन लोग अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं, ओके। तो अब वहां पे रोजी रोटी चलाने लगते हैं उन लोग, अपने छोटे छोटे शॉप्स खोल लेते हैं, एज अ हॉकर काम करने लगते हैं, मतलब कहते हैं ना वो ठेला वेला अपना लगा लेना, मतलब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट उन लोग अपना होने की कोशिश करने लगते हैं। अब ये चीज तो ब्रिटिशर्स को लगता है, वो डर जाते हैं, दे परसीव इट लाइक एज अ थ्रेट टू देम। उनको थ्रेट हो जाता है कि अरे यार अब तो वो अपना काम करने लगेंगे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो भाई अब तो हम हमारा वो सुनेंगे नहीं, अब इंडियंस हमारा सुनेंगे नहीं, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उनको हम तंग कर सके, या कुछ ऐसा करे कि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, और फिर से वो हम उनको, नहीं तो वो इंडिया भाग जाए, नहीं तो वो उनको फिर से हम बॉन्डेड लेबर का काम उनको दे दें, मतलब वो हमारे अंदर ही रहे और हमारा सुने और हम अपने हिसाब से फोर्थ ग्रेड का काम उनको करवाते रहे। वो कहीं कहीं मतलब कोल माइंस में दे दिया, कहीं रेलवे, मतलब वही बंधुआ मजदूरी करवाते रहे। तो अब तो वो डर गए थे, तो ये चीज़ होने नहीं देना चाहते थे कि नहीं भाई फिनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इंडियंस। तो उसी के एवज में ब्रिटिशर्स लॉ पास करते हैं जिसको हम एक काला कानून भी कहते थे, ठीक है ना। एक तो काला कानून बाद में आप इंडिया में भी आके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके तो सिलेबस में, और एक वहां साउथ अफ्रीका में भी शुरू होता है, ठीक है ना, ब्लैक एक्ट, जिसको हम एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट भी बोलते हैं। अब एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए इस कानून के तहत क्या होता था ना, इस लॉ के अंडर क्या होता था कि इस लॉ के अंडर जो भी इंडियंस होते थे वहाँ पे, जो ट्रांसवैल में काम कर रहे थे, जो भी इंडियंस अपने आप को फिनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जो भी मतलब अपना थे वहाँ पे इंडियंस एज अपने को खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको अब क्या कर दिया इस लॉ के अंदर ब्रिटिशर्स ने, कि अब आपको भाई लोकल अथॉरिटी जो भी है ट्रांसवैल की, उससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि भाई आप इंडियंस हो, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब आपको बाउंड हो गया कि आप वहां पे लोकल रजिस्ट्रेशन करवाओ लोकल अथॉरिटी से, ठीक है, आप जो भी वहां की लोकल अथॉरिटी है उससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट अपना रिकॉर्ड वहां पे देना पड़ेगा, और आपको उस तरह से फिर पास आपको इशू होंगे, और आपको मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये इंडियंस है। अब लो इंडियंस पता चल गया, वो कैटेगराइज्ड हो गए, तो अब उन पे अत्याचार भी होंगे कि भाई ये इंडियंस है। तो इस लिहाज से फिर इंडियंस वो सिंगल्ड आउट हो गए कि इंडियंस अकेले थकेले हो जाना ना पड़ गए। अब गांधी जी को फिर ये बर्दाश्त नहीं कि भाई ये तो सही नहीं हो रहा है, ये तो फिर प्रोटेस्ट उनको करना था इस चीज़ के अगेंस्ट में। फिर ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट में ही गांधी जी लंदन जाते हैं इसको लेके, इस मतलब क्या कहते हैं उसको, गुहार लेके कि भाई ये हटाइए, ये सही नहीं है, आप लोगों को काम करने दीजिए अच्छे से, उनको मतलब उनको जीने दीजिए, खाने दीजिए, पीने दीजिए, बट नहीं,
ब्रिटिशर्स तो कभी हमारा अच्छा चाहते ही नहीं थे, तो उन लोगों ने फिर यही ब्लैक एक्ट लाया। उसके बाद फिर उन लोगों ने ट्रांसवैल इमिग्रेशन रजिस्ट्रेशन भी एक्ट लाया कि उसके अंतर्गत आप कोई भी बाहर से ट्रांसवैल की बाउंड्री को नहीं क्रॉस कर सकता था, कोई भी इंडियन, ठीक है। तो वो भी चीज़ आई। तो ब्रिटिशर्स ने हर वो कोशिश की कि हम वहाँ पे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, ठीक है। और उसीलिए ब्लैक एक्ट भी उन लोगों ने लाया कि आपको लोकल अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा अपना, ठीक है ना, फिंगर प्रिंट अपना देना पड़ेगा, रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा वहाँ इस लॉ के अंतर्गत, और ये वहाँ पे ऑथराइज्ड करके और आपका रजिस्टर रहेगा, आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, फिर आपको पास इशू कर दिए जाएंगे और आपको उसके हिसाब से ही आपको मतलब कैटेगराइज्ड किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, वहाँ पे अत्याचार बढ़ गए, लोगों को अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा था, अलग थलग पड़ गए इंडियंस। फिर गांधी जी फिर वहाँ पे गए लंदन में, फिर वहाँ पे लोग नहीं गांधी जी की नहीं सुनी, गांधी जी को जेल भी हुआ, उसके कारण गांधी जी जेल भी गए। बहुत लोग उनको ब्रिटिशर्स लोग थे, बात भी करने गए कि भाई आप कुछ नेगोशिएशन करके और चीज़ों को ख़त्म कीजिए, फिर भी बात नहीं बन पाई। और 1911 में इस पे मैं आऊँगी, 1911 तक बहुत बात बढ़ गई थी। जो भी सत्याग्रह था, इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह निकाला था, ठीक है ना, ब्लैक एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह भी निकाला था। तो सत्याग्रह बात बहुत बढ़ गई, गवर्नमेंट फिर ब्रिटिशर्स जो थे वो गांधी जी से निगोशिएट करते हैं। एक ऑफिशियल होता है, ब्रिटिश ऑफिशियल होता है, स्मट उनका नाम है, स्मट। ये गांधी जी से निगोशिएट करता है कि आप चीज़ों को ख़त्म कीजिए, और क्योंकि बहुत बातें बढ़ जाती हैं, चीज़ बहुत कहते हैं ना वो हंगामा बहुत बढ़ जाता है, तो ब्रिटिशर्स फिर गांधी जी से निगोशिएट करके टर्म्स पे और चीज़ें बाद में फिर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये वही कहानी थी पूरी ब्लैक एक्ट की। अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बाद में फिर ओके। फिर देखिए बात आती है 1910 और 13 की। उसके बाद टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी जोहानिसबर्ग में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग करके एक जगह होता है, वहाँ पे गांधी जी टॉलस्टॉय फार्म यहीं तक है, ये टॉलस्टॉय फार्म एस्टैब्लिश करते हैं, जिसके अंतर्गत गांधी जी ये वो जगह था जहाँ सत्याग्रह को गांधी जी ने ना खींचना शुरू कर दिया, उनको मोल्ड करना शुरू कर दिया, सत्याग्रह को हथियार बनाना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है ना, कैसे सत्याग्रह को यूज करके हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी चीज़ों को, अपने जो जो भी डिमांड्स हैं उसको हम रख सकते हैं। यही वो जगह था जहाँ ट्रेनिंग दी जाने लगी सत्याग्रहीज को, ठीक है ना, कि आपको कैसे प्रोटेस्ट करना है। तो टॉलस्टॉय फार्म उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो फार्म गांधी जी ने, एक ये और एक दूसरा ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने ये दो फार्म स्टैब्लिश किए थे और वहीं से सत्याग्रह गांधी जी ने कैरी किया और कैसे कैसे आगे चल यहाँ से बहुत सारे प्रोटेस्ट वो करते हैं और सब चीज़ था। तो यही दो जगह था जहाँ से गांधी ने सत्याग्रह के एक्शन को आगे लेके बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं दूसरे पेज में। अब 1910 ही वो टाइम था, उधर टॉलस्टॉय फार्म स्टैब्लिश हो गया, 10 से 13 तक, 10 से 13 तक वो फार्म उसका रोल रहा, 3 साल तक चीज़ें वहाँ से कैरी हुई, ट्रेनिंग सबको मिलती थी, सब लोगों को, इंडियंस या जो भी गांधी जी के सपोर्ट में थे सारे लोग वहाँ पे सत्याग्रह की ट्रेनिंग लेते थे, कैसे चीज़ों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम सत्याग्रह को यूज़ कर अपने डिमांड को रखें, अपने बोलें चीज़ों को, अपनी आवाज़ को रखें। तो सब चीज़ वहाँ पे फार्म में सिखाया जाता था और गांधी जी अपने को मोटिवेट करते थे ग्राहीज को। तो वही कहानी थी वहाँ टॉलस्टॉय फार्म की। अब आइए आगे बढ़ते हैं 1910 में, ठीक। ये नेटल इंडेंजर्ड बिल करके आता है। इंडेंजर्ड का मतलब वही मैंने आपको बताया, बॉन्डेड। बॉन्डेड मतलब होता है भाई बॉन्डेड लेबरर्स के अगेंस्ट जो भी अत्याचार हो रहे थे उसके फेवर में ये एक बिल आता है जो गोपाल कृष्ण गोखले प्रपोज करते हैं। और ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था जो गांधी जी के स्ट्रगल को साउथ अफ्रीका में एक लीगल फ्रेमवर्क देता है। इट हेल्प गेन द लीगल फ्रेमवर्क टू गांधी जी स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। एक लीगली उनको एक बेस प्रोवाइड करता है कि आप कैसे बॉन्डेड लेबर अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर के सपोर्ट में अपनी चीज़ को रख सकते हैं, बात को ब्रिटिश सामने रख सकते हैं। तो ये बालकृष्ण गोखले जी ये बिल को प्रपोज करते हैं। ऑलराइट, तो
ये हो गया 1910 की कहानी। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका आते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका आते हैं, गांधी जी से मिलते हैं, बहुत सारे लीडर्स से भी मिलते हैं साउथ अफ्रीका के, अपनी बातों को रखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ खास हो नहीं पाता है चीज़ें। ब्रिटिशर्स वादा तो करते हैं, दिलासा देते हैं, बट चीज़ें तो जो कि तय हुई थी, आगे तो चीज़ें और बदतर होने वाली थी। फिर फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी यहाँ से फ्रांस चले जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के, ठीक है। उनकी हेल्थ इश्यूज है तो वो फ्रांस चले जाते हैं वहाँ से, और गांधी जी मिलके, और गांधी जी इसी इसी जर्नी में गांधी जी जब ड्रॉप करने आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, बताना मैं चाहूँगी, गांधी जी गाड़ी में साथ आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को ड्रॉप करने के लिए। तो इसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं कि गांधी अब तुम भारत आओ और भारत के जो भी भारत की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको देखो, अब ज़रूरत आ गया है कि वहाँ पे भी तुम ध्यान दो, और एक बार आओ, प्रॉब्लम्स को जानो परखो, लेकिन हाँ, एक पूरे 1 साल तक तुमको कुछ भी नहीं बोलना है किसी के खिलाफ। उन्होंने ये प्रॉमिस लिया होता है गांधी जी से कि यू वोंट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर द होल ईयर, ठीक है। आप बस देखो चीज़ों को, सिनेरियो को, बस होता है ना कि एक दूर से खड़ा होके एक इंसान, दूर मतलब अभी तुम पॉलिटिकल एरेना में मत, मतलब तुमको अभी कूदने की ज़रूरत नहीं है, तुम दूर से सब देखो, सब समझो, उसके बाद तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाना। फिर जो उन्होंने नेशनल मूवमेंट फिर तो उन्होंने किया होता है, और नेशनलिज्म के सपोर्ट में जो भी वो करते हैं, तो बाद में तुम फिर अपना देना, बट फॉर एन एंटायर ईयर यू वोंट अटर अ सिंगल वर्ड, ये प्रॉमिस लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी जब वो गाड़ी में गांधी जी उनको ड्रॉप करते जाते होते हैं साथ में। गांधी जी उनको ड्रॉप करके आ जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, और गांधी जी में और इन दोनों में यही बात होती है। गोपाल कृष्ण गोखले फिर से गांधी जी को इंसिस्ट करते हैं कि आप इंडिया आओ, और इसी के बारे में गांधी जी कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में गांधी जी कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने जो जो वर्ड वहाँ पे कहा, मतलब उनसे जो भी बातचीत की, वो एकदम टेंडर फीलिंग, उनकी उनकी जितनी भी बातें थी पूरी टेंडर फीलिंग से भरी हुई थी। ट्रूथफुलनेस था उसमें, पैट्रियोटिज्म था। गांधी जी ये अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं। गांधी जी ने एक और जर्नल भी साउथ अफ्रीका से एक पब्लिश की थी, साउथ अफ्रीका से एक जर्नल पब्लिश की थी, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, वहीं पे साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने लिखा था जब वो वहाँ पे थे। और वही कहते हैं कि एवरी वर्ड ऑफ गोखले ग्लोड विथ हिज टेंडर फीलिंग, ट्रूथफुलनेस, पैट्रियोटिज्म, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत कोमल भावना थी। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत कहते हैं ना, गांधी जी में जो भी राष्ट्रवाद के को राष्ट्रवाद पाने के लिए जितनी भी लड़ाई उन्होंने की, मतलब सारा चीज़ उन्होंने उनसे सीखा। जो गुण होता है ना, जो किसी भी चीज़ को कैरी करने का या आगे कैसे ले जाना, जो भी गुरु गुरु वही पॉलिटिकल गुरु तो थी ही गोपाल कृष्ण गोखले जी, लेकिन जितनी भी कोमल भावना थी गोपाल कृष्ण गोखले की, सब गांधी जी में, बस कहते हैं ना, चेंज एक्सचेंज सब हो जाता है। तो वही था, गांधी जी बहुत उनसे इम्प्रेस रहते हैं लाइफ। तो वही 1912 में गांधी जी सॉरी, हाँ, उनको ड्रॉप करने जाते हैं, वही कहानी थी। फिर गांधी जी भी 1914 में निकल पड़ते हैं इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका के लिए, ठीक है। इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका के लिए गांधी जी निकल पड़ते हैं। अब क्या होता है ना, जब गांधी जी इंग्लैंड के लिए निकल पड़ते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी तो फ्रांस में होते हैं उस टाइम, तो गांधी जी को बोलते हैं कि तुम वाया लंदन आओ, कि मेरे से भी मिल लेना फ्रांस में, इंडिया जो जा रहे हो तुम रास्ते में वाया लंदन होके जाना, तो आई विल मीट यू एंड विल टॉक अबाउट ऑल द स्ट्रैटेजीज, जो भी मतलब पॉलिटिकल जो भी उनको एडवाइस देना होता है वो दे देंगे। तो इसलिए वो गांधी जी को बोलते हैं कि तुम लंदन होके ही आओ। तो क्या होता है, अब इसमें भी एक कहानी है। 18 जुलाई को 18 जुलाई को गांधी जी इंग्लैंड के लिए निकलते हैं। 18 जुलाई 1914, 18 जुलाई 1914 को गांधी जी निकलते हैं साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के लिए। और क्या होता है, इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो जाता है बीच में, इंग्लिश चैनल में जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं गांधी जी, तब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है, जिसके कारण गोपाल कृष्ण गोखले से वो नहीं मिल पाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले फ्रांस में होते हैं, और जब वो इंग्लैंड पहुंचते हैं तो वो उन्हें मिल नहीं पाते हैं, और सितंबर में जाके जुलाई में वो निकलते हैं इंग्लिश चैनल के थ्रू होते हुए, इंग्लिश चैनल
वो जाते हैं इंग्लैंड, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तब तक ब्रोकआउट हो गया होता है और उसके कारण वो लोग मिल नहीं पाते हैं। बट सितंबर में जाके वो मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। फिर दोनों की बातचीत होती है और फिर गांधी जी 9 जनवरी, फिर गांधी जी शिप दिसंबर में बोर्ड कर लेते हैं वहाँ से, इंग्लैंड से। दिसंबर में शिप बोर्ड कर लेते हैं और शिप का नाम होता है अरेबिया। ठीक है, अरेबिया, ये वो शिप का नाम होता है। ठीक है, ये शिप का नाम होता है अरेबिया, ARABIA। ठीक है, इस शिप में गांधी जी दिसंबर में बोर्ड करते हैं और इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया आ जाते हैं, आप सबको पता है, 9 जनवरी 1915 को 7:30 बजे सुबह वो बॉम्बे पहुंचते हैं, अपोलो बुंदेर में। अपोलो बुंदेर में वो पहुंचते हैं। 7:30 को गांधी जी भारत आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए गांधी जी आ जाते हैं और फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु भी हो जाती है फरवरी में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। 19 फरवरी को उनकी डेथ भी हो जाती है गोपाल कृष्ण गोखले जी की, 19 फरवरी को, 1915 को। जैसे ही भारत पहुंचते हैं गांधी जी और उनकी मौत की खबर थोड़े दिन बाद गांधी जी को मिलती है। शायद मे इट बी डेस्टिन्ड दैट वे। वही है, फिर गांधी जी का जो फ्रीडम स्ट्रगल होता है, जो भी हिमालयन अचीवमेंट है गांधी जी की फ्रीडम स्ट्रगल को लेके, वो शैडो कर जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी के सारे योगदान को। क्योंकि गांधी जी फिर आगे चल के बहुत समय भी उनको मिलता है, बहुत टाइम भी मिलता है सब चीज़ करने के लिए। तो शायद वही मैंने कहा, मे बी डेस्टिन्ड दैट वे, किस्मत में यही था। और यही थी जर्नी गांधी जी की साउथ अफ्रीका में। फिर वो भारत आते हैं, फिर कैसे वो पॉलिटिकल एरेना में घुसते हैं चंपारण सत्याग्रह को लेके, के बाद फिर वो नेशनल पॉलिटिकल एरेना में भी घुसते हैं रॉलेट एक्ट के बाद। तो बहुत सारी चीज़ें आगे चल के अब आपके मैं प्रॉपर सिलेबस में अगले क्लास में आऊँगी, कैसे आइडिया ऑफ खैर मैंने आपको इसलिए मैंने कहा ना कि सत्याग्रह को पढ़ना, कहाँ से एक आइडिया आता है सत्याग्रह का, कैसे, क्यों, किसने गांधी जी को मोटिवेट किया, किसने गांधी जी को वो गुड़ सिखाए, वो सारी चीज़ें सिखाई जो गांधी जी ने जो जो फिर अपने लाइफ में किया, वो कारण रहा। तो ये चीज़ जब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आगे की भी चीज़ें आप समझ जाओगे। गांधी जी को समझना इसलिए मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ थी उनका गोपाल कृष्ण गोखले से जो बॉन्डिंग थी, हमेशा उन्होंने उनकी चीज़ को कैरी किया आगे फ्रीडम स्ट्रगल में भी, अपने नेशनलिज्म के अप्रोच में भी उन्होंने गोपाल कृष्ण के माइंड सेट को और मेंटोरिंग को हमेशा रखा, हमेशा टाइम टू टाइम देखने भी मिला। यही है, लास्ट में गांधी जी अब 9 जनवरी को आ चुके हैं इंडिया, 1915 को 7:30 बजे सुबह। और उसके बाद की कहानी हम जर्नी देखेंगे। बता दिया कि फरवरी में डेथ भी हो। फिर अब आगे की कहानी, गांधी जी कैसे भारत में शुरुआत करते हैं, कैसे चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं, कैसे गांधी जी किस किस चीज़ किस किस समय अपनी जी जान को लगा देते हैं हर चीज़ को मैनेज करने में। हर कहते हैं ना, मैनेजमेंट का काम तो उन्होंने ऐसे किया है ना भारत में आके, कि बस आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि मान गया। वही है, आगे चलिए पढ़ते हैं उनको, समझते हैं उनको, जानते हैं उनको नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में मेरा जो क्वेश्चन था आज का, उसका जवाब बिल्कुल दीजिएगा और ज़रूर दीजिएगा। और भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू लेट मी नो। और बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। और अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।